लास्ट क्लास में अपन ने देखा था 92C का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कुछ केस में आपके आर्म्स एंड प्राइस एओ निकाल देगा अगर एसएससी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं करता है तो, या एसएससी ने जो डाटा यूज़ किया आर्म्स एंड प्राइस निकालने के लिए वो रिलायबल या करेक्ट नहीं है, या एसएससी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करता या डॉक्यूमेंट टाइम पे फर्निश नहीं करता। उसके बाद देखा था 92C का सबसेक्शन 4 ये बोलता है अगर एओ आर्म्स एंड प्राइस निकालता है तो जो एओ इनकम को इंक्रीज करता है उस बढ़ी हुई इनकम में से, उस इनहेंस इनकम में से ना तो आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा ना ही आपको सेक्शन 10 डब्ल्यू का डिडक्शन मिलेगा। फिर अपन ने देखा अगर एओ एक एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम बढ़ा देता है तो दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम चेंज नहीं होगी। फिर देखा था अपन ने सेक्शन 92C रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, एओ के पास ऑप्शन है कि वो आर्म्स एंड प्राइस टीपीओ से निकलवा सकता है, उसको सीआईटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो टीपीओ है जब आर्म्स एंड प्राइस निकालता है तो उसके नॉलेज में कोई और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आ जाते हैं तो वो उनकी भी आर्म्स एंड प्राइस निकाल सकता है। इसके अलावा जो टीपीओ का ऑर्डर है आर्म्स एंड प्राइस का वो एओ के ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर 92C भी सेफ हार्बर रूल, अगर एसएससी सेफ हार्बर रूल में जो मिनिमम मार्जिन बता रखा है उतना डिक्लेयर कर देता है तो एसएससी की आर्म्स एंड प्राइस को एओ को मानना ही पड़ेगा, एओ उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए लाया गया सेक्शन है वो। इसके बाद अपने देखा 92CC एनसीडी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में डिस्प्यूट को कम करने का तरीका है। ये क्या होता है कि एग्रीमेंट बना हुआ होता है एसएससी और सीबीडीटी के बीच में कि उस पर्टिकुलर एसएससी की आर्म्स एंड प्राइस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैसे निकलेगी, कौन से मेथड से निकलेगी और किस मैनर में निकलेगी, ये उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। अगर एसएससी एपीए को फॉलो करता है तो एसएससी के ऊपर 92C और सीए के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। एपीए में एसएससी मैक्सिमम 5 प्रीवियस ईयर के लिए अब एंटर हो सकता है फ्रॉम एप्लीकेशन ईयर। आगे बता रखा है एपीए बाइंडिंग इसके ऊपर होगा, एक तो एप्लीकेट के ऊपर, एक डिपार्टमेंट वालों के ऊपर अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। इसके अलावा जिस ट्रांजेक्शन के लिए आप एपीए में एंटर हुए हो उन ट्रांजेक्शन पे एपीए बाइंडिंग होगा। इसके बाद बता रखा था इसमें अगर आप एपीए में एंटर हुए फ्रॉड या करके या तो एमएस से प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करके तो सीबीडीटी ऐसे एपीए को वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है। फिर अपन ने देखा था रोल बैक प्रोविजन फॉर एपीए, ये क्या है, आप जिस ईयर में एपीए में एंटर हुए हो या जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उससे पीछे के 4 साल के लिए, उससे पीछे के 4 साल के लिए भी आप एपीए में एंटर हो सकते हो, वो होता है रोल बैक एपीए। अब रोल बैक एपीए के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। पहला, आपको अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी रोल बैक की फॉर्म नंबर 3CEDA में अलॉन्ग विथ फीस ऑफ ₹5 लाख। इसके अलावा रोल बैक के लिए आपको 4 साल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए और आपको आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। आगे बता रखा है 2 केस रोल बैक नहीं मिलेगा अगर किसी ईयर का आपका आर्म्स एंड प्राइस का केस आईटीटी में चल रहा था और आईटीटी में एपीए के साइन होने से पहले अपना ऑर्डर पास कर दिया तो उस ईयर का आपको रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, रोल बैक के कारण अगर आपकी इनकम आरओआई वाली इनकम से रिटर्न इनकम से कम हो जाती है तो उस ईयर में आपको रोल बैक वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी मिनिमम इनकम कितनी मानी जाएगी, जो आपने आरओआई में इनकम बताई है मिनिमम उतनी इनकम आपकी मानी जाएगी। आगे बता रखा है मर्जर और डीमर्जर के केस में रोल बैक प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे, तो जो कंपनी रोल बैक ईयर में एग्जिस्ट करती थी वो रोल बैक के लिए जा सकती है, बाकी कंपनी नहीं जा सकती। आगे बता रखा है एपीए के असर क्या होगा। सबसे पहले अगर आप एपीए में एंटर होते हो या रोल बैक में एंटर होते हो तो आपको मॉडिफाइड आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। जिन ईयर की आरओआई आप ऑलरेडी फाइल कर चुके तो उनकी आपको मॉडिफाइड आरओआई फाइल करनी पड़ेगी जिस मंथ आप एपीए में एंटर हुए उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर। दूसरा बता रखा है अगर किसी ईयर का असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था एओ उनको रीअसेस करेगा एज पर एपीए, किसी ईयर का असेसमेंट पेंडिंग था एओ उनको कंप्लीट उनको एओ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा एज पर एपीए। इसके बाद अपने देखा था 92CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसके क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो अपन एसएससी की इनकम को इंक्रीज करते हैं आर्म्स एंड प्राइस के एडजस्टमेंट के कारण, वो होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो आर्म्स एंड प्राइस के एडजस्टमेंट के कारण जितनी इनकम अपने इंक्रीज करी, मतलब जो प्राइमरी एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है, मतलब जो एक्सेस बनी है उसको आपको इंडिया में वापस लाना पड़ेगा, रिपेट्रिएट करना पड़ेगा 90 डेज में। अगर आप 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उस लोन पे आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अब किन केस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट किसी भी वजह से हुआ है, या तो एसएससी ने सुमोटो किया है या एओ या एपीलेट अथॉरिटी ने किया और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या एपीए के कारण हुआ है या सेफ हार्बर रूल के कारण हुआ है, मतलब किसी भी वजह से अगर सेकेंडरी हुआ है तो आपको, किसी भी वजह से अगर प्राइमरी हुआ है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सेस मनी आपको एई से 90 डेज के अंदर अंदर वापस लानी पड़ेगी। 90 डेज कहाँ से काउंट करोगे, अगर एओ या एपीलेट अथॉरिटी वाली ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर की डेट से 90 डेज में लाना पड़ेगा, अदर केस है तो आरओआई की ड्यू डेट से 90 डेज में लाना पड़ेगा। अगर आप 90 डेज में नहीं लाते तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट को लोन या एडवांस दिया और उस लोन या एडवांस से आपकी डीम्ड इंटरेस्ट इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। कब से बनेगी, 90 डेज बाद से नहीं बनेगी। अगर ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर अदर केस है तो आरओआई की जो ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक नहीं लाते तब तक बनती रहेगी। आगे बता रखा है इंटरेस्ट इनकम बनने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या ली जाएगी। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रुपीज़ में है, इंडियन रुपीज़ में है तो एसबीआई रेट लेंगे प्लस 3.25% करेंगे। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो किया गया है वो फॉरेन करेंसी में किया गया है तो लाइबर रेट लेंगे और उसमें 3% ऐड कर देंगे, और इस रेट से इंटरेस्ट की इनकम आपकी बनेगी। आगे बता रखा है एक आपको एडिशनल इनकम टैक्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एक्सेस मनी इंडिया में वापस नहीं ला पाते, आपकी औकात नहीं है इंडिया में वापस लाने की, तो आप ऐसा कर सकते हो, जितनी भी एक्सेस मनी है उस पर 20.9664% की रेट से एक एडिशनल टैक्स पे कर सकते हो। जिस दिन आपने एडिशनल टैक्स पे किया उस दिन के बाद से ना तो आपको एक्सेस मनी इंडिया में लानी, और उस दिन के बाद से आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। आगे बता रखा है 2 केस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है। पहला,
अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट की अमाउंट अप टू रुपीज 1 करोड़ है, दूसरा जो प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है वो कब का है, असेसमेंट ये 1617 है उससे पहले का है, तो इन दो केस में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं। यहाँ तक अपन